भारतीय जनता पार्टी के कितने राज्यों में शराबबंदी है बताइए जरा। आप सिर्फ बिहार में शराबबंदी किए हुए हैं। नहीं, जाने में भागलपुर से मुंगेर होते हुए बेगूसराय आने में लगभग 1600-1700 रुपया का मेरा टोल टैक्स लग गया। कोई भी व्यक्ति निर्णय लेना है तो पहले उपभोक्ता बन के देखो। तो इस प्रकार से अगर कोई नीति बनाते हैं तो एक मोटरसाइकिल चलाने वाले, एक छोटी गाड़ी चलाने वाले, एक 30-35 हज़ार प्रति माह आमदनी वाले परिवार बन करके वित्त मंत्री जी देखें, तब वो निर्णय लेंगे तो मुझे लगता है बिहार के हित में हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम जिस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं वो है कि सरकार, बिहार सरकार का जो है वो खजाना खाली हो गया है और एक के बाद एक हर दिन जो है वो बिहार सरकार इस बात का प्रमाण देती है कि उसके पास अब पैसे नहीं बचे हैं, चाहे वो कर्मचारियों को पेमेंट देने की बात हो या फिर नए नए टैक्स लगाने की बात हो। ऑलरेडी जो है वो जितने भी बिहार के लोग हैं वो तरह तरह के टैक्सेस पे कर रहे हैं, केवल बिहार नहीं भारतवर्ष में हर जगहों पर। लेकिन अगर बिहार की अभी हम स्पेसिफिक बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारा टैक्स हम पे कर रहे हैं। उसके बाद स्टेट हाईवे पर भी अगर टैक्स देना पड़े तो फिर लोगों का आक्रोश कहाँ जाएगा और क्या इससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी सरकार। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जितने लोग मौजूद हैं, सबसे पहले आपको उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, हमारे साथ हैं जनसुराज के नेता अनय राज, हमारे साथ हैं वामपंथी विचारधारा के नेता सूरज जी, सीनेट सदस्य हैं मनोज कुमार वत्स जी और आरजेडी के नेता हैं हमारे साथ राई साइद इकबाल मुन्ना जी। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी से ही जानेंगे कि ये जो स्टेट हाईवे पर टैक्स लगाने की बात हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? जी, अब देखिए, अभी इस बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने घोषणा की है कि अब स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स लिया जाएगा। अब उस टोल टैक्स से होगा क्या? वैसे ही मतलब हर रोड में टोल टैक्स मोटा मोटी है ही। इस टोल टैक्स से आम लोग, नागरिकों पर एक बड़ा बोझ बढ़ेगा। बोझ क्या बढ़ेगा? जो स्टेट हाईवे जो है वो शहर के बीच में भी है, स्टेट हाईवे शहर के बीच में भी है। तो उस स्थिति में लोगों को अधिक मतलब भार पहुंचेगा, लोग परेशान हो जाएंगे और इससे सरकार को बहुत रेवेन्यू, हमको नहीं लगता है कि रेवेन्यू बढ़ जाए जिससे इनका और कोई अदर काम जैसे आए। तो इस स्थिति में निश्चित रूप से आम नागरिकों के लिए एक परेशानी का सबब बन जाएगा। अब देखिए, जो अभी जो हाल की समय में जो जानकारी मिल रही है उसमें जो कॉलेज के शिक्षक जो हैं उनको वेतन 4-5 महीना से नहीं मिल रहा है। जो पेंशनधारी है उनका पेंशन नहीं मिल रहा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 10-11 माह से उनको जो प्रोत्साहन राशि और जो भी बच्चों को खिलाने के लिए अनाज वगैरह पैसे जो भी उपलब्ध कराए जाते थे वो भी उपलब्ध नहीं है। जो वृद्धावस्था या अन्य पेंशन है उसमें भी कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को बकाया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सामने जो आ रही है। तो आशा कार्यकर्ता, देखिए जब अभी पल्स पोलियो इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है पल्स पोलियो, उस कार्यक्रम पर उन्होंने बाधा पहुंचा करके मतलब हड़ताल पर थी आशा कार्यकर्ता और घेराव किया है, मतलब पीएससी स्तर पर घेराव किया। तो यह एक बहुत ही लगता है कि सरकार के पास संकट का दौर है। सरकार को निश्चित रूप से कुछ गंभीरता से विचार विमर्श करके निर्णय लेना चाहिए, न कि लगातार कुछ न कुछ टैक्स बढ़ाने से इसका निदान संभव नहीं है। अनय राज जी, जनसुराज के जो आपके बड़े नेता हैं प्रशांत किशोर जी, चुनाव के वक्त से ही वो कह रहे थे कि क्या होने वाला है बिहार सरकार के खजाने के, इसका क्या हाल होने वाला है। और अमूमन अब हम देख रहे हैं कि वही स्थिति बनती जा रही है। अब स्टेट हाईवे पे भी टैक्स देना पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये जनता पर मतलब एक ऐसा बोझ डालने का प्रयास किया जा रहा है जिस बोझ को जनता सह नहीं सकती है। और जनता पर बोझ बार बार सत्ता की मलाई चख रहे हैं, एसी में बैठकर सत्ता में जो बैठे नेता हैं वो, और बोझ जनता पर डालकर जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको कटौती करके और उस पर इतना बड़ा टैक्स लादना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में हास्पद है। हम आपको बता दें, यहाँ से मुजफ्फरपुर से हम भागलपुर गए थे, जहाँ तक नियम है कि 50 से 55 किलोमीटर पर टोल टैक्स होना चाहिए, लेकिन बस रोड
डाइवर्ट हो रहा है था 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर नेशनल हाईवे का टोल टैक्स हमको मिल रहा था। आप मतलब आने जाने में भागलपुर से मुंगेर होते हुए बेगूसराय आने में लगभग 1600-1700 रुपया का मेरा टोल टैक्स लग गया। उसके बाद अब राज्य के हाईवे पर ये टोल टैक्स लगाएंगे। आप अपना सरकार का खजाना, रिजर्व बैंक का लोन आप अपना कुर्सी हथियाने के लिए ले लिए, आप वोट खरीद लिए और आप उसका पैसा फिर जनता के टैक्स के माध्यम से, पहले से इतना बड़ा टैक्स है, जमीन के रजिस्ट्री में टैक्स है, पढ़ाई में टैक्स है, हर चीज़ में टैक्स। आपको बता दें कि इतना बड़ा बुरा दौर से हमारा बिहार और बिहार का युवा पीढ़ी गुजर रहा है। जो बच्चे, हमारा फाउंडेशन, हमारा एनजीओ पिछले 14 वर्षों से बच्चों को आर्थिक रूप से पढ़ाने, कमजोर बच्चों को पढ़ाने में सहायता प्रदान कर रही है। आज जो बच्चे सरकार के सहयोग से, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, नीतीश कुमार जी ने बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाकर, पोस्टर लगाकर आज पीठ थपथपाया था कि हम आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को 4 लाख रुपया का सहायता दे रहे हैं। ये सम्राट की सरकार आज बना हुआ आज 3 महीना नहीं हुआ है। उन बच्चों का जो दिल्ली, पंजाब, गुजरात में पढ़ रहे हैं, उनका पैसा का सेकंड किस्ती का भुगतान नहीं किया गया है। अब वहां से हॉस्टल से निकाला जा रहा है। जो लड़कियां बिहार की पढ़ रही है उनको टॉर्चर हो रहा है। हमारा मोबाइल घनघना रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान है। उनका 1 लाख का किस्त नहीं जा रहा है। 4 लाख रुपया में सरकार 1 लाख दे के अब अधर में बच्चों का भविष्य को लटका दिया है। सरकार पैसा नहीं भेज रही है। अब बच्चा क्या करेगा? 1 साल उसका टाइम हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार के युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। और जहां जिस पे टैक्स लगाना चाहिए, जो अवैध उगाही, जो ब्रांडिंग में पैसा खर्च हो रहा है, जो नेताओं के ब्रांडिंग में, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग में, गाड़ियों की काफिला में खर्चा हो रहा है, जो बिना मतलब का फजूल खर्च है, उस खर्च को कम न करके टैक्स बढ़ाकर, रोड का टैक्स लगाकर सरकार पर बोझ डाल रही है। और बच्चों के भविष्य को, बच्चे का पैसा का भुगतान नहीं। हमारे सीनियर पत्रकार महोदय ने कहा कि जो वृद्धा पेंशन था, उस पेंशन को आपने लालच देके वोट ले लिया और उसका भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। 3-3 महीना अटका दे रहे हैं लोग। 1100 के लिए टकटकी हम देखते हैं। कल हम बैठे थे, हम लोग सामाजिक लोग हैं, एक साइबर कैफे में बैठ के हम अपना फॉर्म भरवा रहे थे। वहां पे एक वृद्धा आई, अपना फॉर्म, आधार कार्ड देकर वो अपना पेंशन चेक करवा रही है। ना चाची नहीं आया, बेचारी रुष्ट होकर, दुखी होकर चली गई। तो ये घटना, आप लालच देकर, लोक लोभावन वादा देकर वोट खरीदते हैं, तो ये वोट खरीदना बंद कीजिए। और जो टैक्स का चोरी है, उस चोरी को आप गमन करना बंद कीजिए, नहीं तो आगे बड़ा बुरा होगा। सूरज जी, हम इतिहास में जब भी पढ़ते हैं तो उन राजाओं की बात करते हैं जो बेवजह टैक्स वसूली करते थे और कितनी उनकी बुरी शासन पद्धति थी, इसके बारे में हम जानते हैं। क्या कहेंगे, अभी फिर से अब स्टेट में भी हाईवे पे चलने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो आर्थिक नीति है, इस आर्थिक नीति में बड़े कॉरपोरेट घराने और आवारा पूंजी का पूरा कब्जा हो चुका है। और हम लोग पूरे देश के स्तर पर भी देख रहे हैं कि लगातार सरकारों के पास पैसे नहीं हैं, सरकार का खजाना लूट चुका है और सरकार अपने उस खजानों को भरने के लिए तरह तरह के नए नए टैक्स लेकर सामने आ रही है। अब तो सरकार ये भी कर रही है कि केंद्र की सरकार ने अभी नए श्रम कानून में उन्होंने बदलाव किए हैं और अब कहा जा रहा है कि जो कोई कर्मचारी जो अपना ईपीएफ जो 12% कटवाता है, बेसिक का 12% ईपीएफ अभी तक कट रहा था और नियोक्ता को भी 12% देना पड़ता है। अब सरकार ने कहा कि नहीं, अब यह 12% का स्लैब नहीं चलेगा। अब एक कर्मचारी 1800 रुपया जो कटवाएगा और 1800 रुपया ही नियोक्ता जो देगा। उससे ज़्यादा अगर आपको कटवाना है तो आप कटवाइए, लेकिन वो कंपनी जो कि आपको नहीं देगी। अब तो आप वहाँ पर भी जाके जो है, वो जो कर्मचारियों का जो पेंशन का जो पैसा था, उस पैसे में भी जाकर आप वहाँ पर जो कि ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये जो आवारा पूंजी है, ये पूंजी का इसी तरीके से शासन रहता है। अभी मैं देख रहा था कि ये जो जिस चीज़ पर आप बात कर रहे हैं, 1 रुपया 25 पैसा प्रत्येक किलोमीटर सरकार तय करने जा रही है मोटरसाइकिल वालों लोगों को। स्टेट हाईवे पर जो मोटरसाइकिल लेकर जो चलेंगे, और ये जो सीतामढ़ी जो आप जा रहे हैं, पुल जो देख रहे हैं, इन पुल पर भी जो है कि क्या बैरियर लगेगा। तो इन तमाम जगहों पर 1 रुपया 25 पैसा तय किया जा रहा है और इसका मैक्सिमम जो स्लैब लेकर गया है वो 8 रुपया बनाया गया है कि 8 रुपया बड़े गाड़ियों से पर किलोमीटर वसूला जाएगा। अब आप राज्य स्टेट हाईवे जो एकदम बिल्कुल गांव के बीच से निकलता है, हमारे घर के बगल से निकलता है, अब आप उस पर चलने का पैसा आप हमसे वसूलेंगे। और यही नहीं, बल्कि सरकार ये भी कह रही है कि अब 1200 रुपया प्रत्येक महीने हम ग्रामीण स्तर पे प्रत्येक परिवारों से वसूलेंगे। वो साफ सफाई के नाम पर, शुद्ध पानी के नाम पर, इस नाम पर भी हम जो है टैक्स लगाएंगे और पंचायत इस पैसे को वसूलेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सरकार का खजाना खाली है, सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार ने उन तमाम पैसों का चुनाव के समय में दुरुपयोग किया, चुनाव के समय में उस पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ और सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए, अपने लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है। मनोज कुमार वत्स जी,
जब भी आपसे भी वही सवाल दोहराऊंगी कि इतिहास पढ़ते हैं तो उन राजाओं को बुरा कहते हैं जो अत्यधिक कर वसूलते थे। अभी फिर से वही इतिहास दोहराया जा रहा है। देखिए क्या है, सरकार जो भी कर रही है, सरकार को करना क्या चाहिए कि जो भी नियम लागू करते हैं, वित्त मंत्री जी से मेरा व्यक्तिगत आग्रह होगा कि अर्थशास्त्रीय समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण देखना चाहिए कि हमारे बिहार का की आमदनी क्या है, हमारे लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, और इस प्रति व्यक्ति आय के साथ हमारा सामाजिक सरोकार क्या कहता है। और वित्त मंत्री जी को कोई भी निर्णय लेना हो तो अर्थशास्त्रियों का और समाजशास्त्रियों का एक सलाहकार समिति बनानी चाहिए, एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए, तभी कोई नियम कानून लगाना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं बिहार अगर आज पिछड़ा है तो इसके पीछे एकमात्र कारण वो यहाँ का नौकरशाह है। आप देखे हैं कि यहाँ के नौकरशाहों का पैसा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो नौकरशाह की पढ़ाई लिखाई से तो कोई लेना देना है नहीं। एक बार चयन हो गया उसके बाद में वो न सामाजिक रहते हैं, न सांस्कृतिक रहते हैं, न संवेदनशील होते हैं। वो एक प्रकार से ऐसे नीति का निर्माण करते हैं कि जिससे समाज का कोई लेना देना नहीं हो, मुख्यमंत्री जी हों या वित्त मंत्री जी हों। खासकर यह विषय वित्त मंत्री का होता है। वित्त मंत्री को निश्चित तौर पे पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं एक उदाहरण आपको दे दूं, जब हम लोग विद्यार्थी थे, अभी एक सेमिनार हुआ था, चूँकि मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, अभी 2-3 दिन पहले वो दिवंगत हुए राम दिनेश शर्मा जी सेमिनार कराए थे। तो उस समय के पूर्व वित्त मंत्री प्रभुनाथ सिंह आए थे, तो उन्होंने कहा कि पहले उपभोक्ता बन के देखो, कोई भी व्यक्ति निर्णय लेना है तो पहले उपभोक्ता बन के देखो। तो इस प्रकार से अगर कोई नीति बनाते हैं तो एक मोटरसाइकिल चलाने वाले, एक छोटी गाड़ी चलाने वाले, एक 30-35 हज़ार प्रति माह आमदनी वाले परिवार बन करके वित्त मंत्री जी देखें, तब वो निर्णय लेंगे, तो मुझे लगता है बिहार के हित में होगा। बिल्कुल पारिवारिक तरीके से देखना चाहिए। राई साइद इकबाल मुन्ना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या हो रहा है। नेशनल हाईवे पे तो हम ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे, अब ये स्टेट हाईवे पे चलने के लिए भी टैक्स मांग रहे हैं। क्या स्थिति हो रही है बिहार सरकार? आपने गलत कहा कि नेशनल हाईवे पर चलने के लिए हम टैक्स दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि चाहे मोटरसाइकिल हो, जीप हो, कार हो या कोई भी गाड़ी हो, जब हम खरीदते हैं तो सबसे पहले सरकार एक मुश्त हमसे रोड टैक्स ले लेती है, ठीक है। उसके बाद आज नेशनल हाईवे पे टोल प्लाजा लगा करके टैक्स वसूल रही है। आज उसने स्टेट हाईवे पर भी टैक्स लगाया है, जिसमें निजी वाहन से ₹1.25 प्रति किलोमीटर, गौर करने की बात है, कमर्शियल गाड़ी पर ₹2 प्रति किलोमीटर और भारी वाहनों पर ₹6.65 से लेके ₹8.10 तक का उन्होंने अभी इस पर टैक्स लगाया है। अब आप सोच लीजिए कि सपोज कीजिए कि स्टेट हाईवे पर अगर कोई व्यक्ति का घर अगर के मान लिया जाए कि शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और ठीक इस बीच में उसको अपने घर से चलता है, मुजफ्फरपुर में काम करने के लिए आता है, तो उसके घर के पॉइंट से वो गिना जाएगा कि वो मुजफ्फरपुर आया 30 किलोमीटर और फिर 30 किलोमीटर वापस गया 60 किलोमीटर। अब ₹1.25 के हिसाब से ₹75 प्रतिदिन उसको स्टेट हाईवे का टैक्स क्या कहते हैं देना पड़ेगा। अब कोई दिहाड़ी मजदूर अगर सपोज कीजिए कि अगर दूर से 10-20 किलोमीटर से जो मान लिया जाए काम करने के लिए मुजफ्फरपुर शहर में आता है, तो आज जो कमर्शियल पर भी आपने टैक्स लगा दिया है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी किराया है बस का, जीप का, टेम्पू का, वो चीज़ों का, ई रिक्शा, सबका किराया बढ़ जाएगा। सभी सामान जो उपभोक्ता के, जो भी हम लोग उपभोक्ता सामान इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे सामान महंगे हो जाएंगे, सवारियाँ महंगी हो जाएंगी, सब्जी वाले जनरली महंगे हो जाएंगे, सब्जियाँ महंगी हो जाएगी। तो दरअसल बात ये नहीं है। आपने कहा कि भाई राजा महाराजा टैक्स लगाते थे, तो उस समय जो टैक्स लगाते थे उस टैक्स की जो है एक अलग व्यवस्था थी और एक तरह का टैक्स हुआ करता था। आज क्या है, आज हम अगर जूता पहने हैं, मोजा पहने हैं या कुर्ता है, पाजामा है, चश्मा है, टोपी है, हमारे पॉकेट में अगर पर्स है, पेन है, सारे चीज़ों पर तो सरकार पूर्व से टैक्स ले ही रही है। और उस टैक्स के बाद जब ये इस तरह का टैक्स ले रही है, बिल्कुल इस तरह का टैक्स लेना निराधार है। चूँकि कारण ये है, 1 मिनट में आपको बता दूँ, कारण ये है कि जब लालू जी 10 मार्च 1990 ईस्वी को सत्ता
संभाले थे तो मात्र 7,000 करोड़ का उस वक्त जो है बकाया था, कर्ज था इस स्टेट पर। और उस वक्त 800 रुपया प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ था इस बिहार में रहने वाले लोगों के ऊपर। लेकिन जब 2005 में नीतीश कुमार जब नवंबर में सब सत्ता संभाले थे तो 42,500 करोड़ रुपया का कर्ज था और उस वक्त 4400 रुपया प्रति व्यक्ति जो है कर्ज था। लेकिन आज के डेट में ये जब 2026 खत्म होगा तो 4,03,000 करोड़ से अधिक के कर्ज में बिहार सरकार डूब चुकी है। और आज के दिन में बिहार में रहने वाला प्रति व्यक्ति 30,388 रुपया के कर्ज से बोझ से दबा हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें पार्टियां को तो आगे आना ही चाहिए, लेकिन आम जनता को भी सड़कों पर निकल करके इसकी आवाज़ उठानी चाहिए कि सरकार ने जो निर्णय लिया है ये जनता विरोधी निर्णय है, ये गरीब विरोधी निर्णय है। मनोज कुमार वत्स जी, आपसे ही इस मामले में जानना चाहेंगे कि अब ई रिक्शा वाले, सब्जी वाले जो पिकअप वैन में लेकर के जाते थे सामान और कुछ पैसा कमाते थे, अब उनका तो सारा पैसा टैक्स में जाएगा। मैं तो पहले ही कहा आपको कि जनता को असहयोग आंदोलन चलाने की ज़रूरत है कि हम सरकार को इस तरह का टैक्स नहीं देंगे और सरकार को भी जिद्दी रवैया नहीं अपनाना चाहिए। जो आमदनी के अन्य साधन हैं, जैसे नीतीश जी चाहे जो भी सरकार रही हो, उनका जिद है। आप ये कौन सा कानून है कि आपको छपड़ा में नहीं लगेगा, छपड़ा में वो कानून लागू होगा और देवरिया में चल जाएगा तो शराब पिएगा। मैं आपको बता दूं, शराबबंदी से बिहार सरकार को इतना नुकसान हो रहा है कि जितने कॉरपोरेट की मीटिंग होती थी, जितने बड़े उद्यमियों की बैठक होती थी, जितने फार्मा की बैठकें होती थी पटना में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, सभी बैठकें, भागलपुर वाली बैठकें चली गई देवघर में, पटना वाली बैठकें रांची में, कुछ गोरखपुर में, कुछ बनारस में, कुछ लखनऊ में। तो हमारा जो हॉस्पिटलिटी का इंडस्ट्री था, जो हमारा अन्यान इंडस्ट्री था, जो अन्यान टैक्स आता, उसके बाद में टूरिज्म का विषय था। आज आप जाएं, मैं पिछली सत्र में भी मैंने कहा था कि आज आप जाइए, नॉन जुडिशियल स्टाम्प अगर कोई एग्रीमेंट करना है तो उत्तराखंड में 100 रुपये में जो काम होता है वहाँ 1,000 रुपया लगता है। हम लोग प्रत्येक दिन देते हैं। तो कारण यह है कि आप अपने टैक्स को कहाँ से ले। अब सिर्फ सोच रहे हैं कि हम दाखिल खारिज में ज़्यादा पैसा ले लें, हम रजिस्ट्री में ज़्यादा पैसा ले लें। तो इस जो हमारी जनता है, देव रूपी जनता है, यही देव रूपी जनता किसी को शासक बनाती है और उतारती है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को, वित्त मंत्री को, चाहे जिस को भी इन चीज़ों को समझना चाहिए और बिहार के आसपास के, चाहे सरकार उड़ीसा की हो, उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, मध्य प्रदेश की हो, इन सरकारों के नीतियों की समीक्षा करते हुए, उनसे सीखते हुए और ये अनपढ़ नौकरशाह के नीतियों को छोड़े, तब सरकार निश्चित तौर पे सकारात्मक हो सके। अनपढ़ नौकरशाह कह रहे हैं मनोज कुमार वत्स जी, क्योंकि जिस तरह के हालात बन गए हैं बिहार के। सूरज जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपकी पार्टी, आपकी जो विचारधारा है वो हमेशा गरीबों के साथ है। गरीबों को और ज़्यादा प्रताड़ित करने की ये सारी योजनाएं बन रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे जहाँ भी चले, ये जन विरोधी सरकार ही है। बड़े कॉरपोरेट घरानों का संरक्षण करना, बड़े कॉरपोरेट घरानों का पलना फलना, ये सब इस सब शासन में होता है। तो बड़े लोग जहाँ एक तरफ बिल्कुल उनका नाम जो है कि टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पे छप रहा हो, तो तय बात है कि फिर उस देश के गरीब लोगों का नाम भी टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छपेगा कि भाई बहुत गरीब है, 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, ये सब होना है। मेरा ये बात है कि बिहार सरकार को इस बार जो 2026-27 का जो बजट बिहार सरकार ने बनाया है, ये किसी भी बजट से बहुत बड़ी बजट है। तो बिहार सरकार ने जब बजट इतना बड़ा बनाया तो बिहार सरकार को बिहार के वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। बिहार सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए और बिहार की जनता को बताना चाहिए कि स्थिति क्या है। अब बताइए कि आप जो है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के बाद भी आप पेट्रोल के दाम को कम नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आप पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिए 20%, उसके बाद भी आपने पेट्रोल का दाम नहीं घटाया। गाड़ियों का तो मत पूछिए कि गाड़ियों का क्या हाल हो रहा है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, गाड़ियां सड़कों से हट रही हैं, सारा कुछ। इसलिए सरकार की सेहत बहुत अच्छी नहीं है और सरकार ऊपर से पूरे मीडिया के द्वारा पूरे बनाया हुआ जो पूरा उनका चेहरा है, उसके जरिए जो है सरकार चलाना चाहती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं से भी शराबबंदी पे भी एक देखिए शराबबंदी सरकार का, नीतीश जी का बहुत ड्रीम
मतलब प्रोजेक्ट है ये करके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के कितने राज्यों में शराबबंदी है बताइए जरा। आप सिर्फ बिहार में शराबबंदी किए हुए हैं, आप सिर्फ बिहार में शराबबंदी किए हुए हैं, गुजरात में क्यों नहीं आप शराबबंदी करते हैं? आप दूसरे राज्यों में क्यों नहीं शराबबंदी करते? अगर इतना ही मान ले कि जो है शराब बंद कर देने से समाज सोसाइटी सुधर जाती है, तब फिर आप उन राज्यों में भी लागू करते हैं ना। लेकिन आप उन राज्यों में लागू नहीं कर रहे हैं। बिहार को आपको बीमारू राज्य बना के रखना है, बिहार से आपको श्रम का शोषण करना है, बिहार से आपको मजदूरों को ऐसा फौज तैयार करके रखना है जो फौज अमृतसर, लुधियाना, पंजाब, दूसरे राज्यों में ट्रेन भर भर के जाए। ये बिहार को बना के रखना है। इसलिए आपकी जो नीतियां हैं वो नीतियां उसी अनुसार बिहार में चलती हैं। दूसरे राज्यों में बिल्कुल आप बिहार से उलट करते हैं। आप बिहार में जो काम नहीं करते वही काम आप दूसरे राज्यों में कर रहे हैं, अपनी सरकारों के राज्यों में कर रहे हैं। वहां तो कोई सवाल खड़ा नहीं हो रहा है। बीजेपी के दूसरे राज्यों के सरकार के से, जहां पर जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वहीं से तो दारू आ रहा है, वहीं से दारू आ रहा है, बिहार में बिक रहा है, बिहार में बिक रहा है। बिहार में तमाम तरीके के बिहार के लोग भी कह रहे हैं कि क्या इस दारूबंदी का मतलब होता है? जब दारू मिल ही रहा है, दारू लोग पी ही रहे हैं, तब फिर शराबबंदी का क्या मायने मतलब है? इसलिए शराबबंदी को इस तरीके से आप लागू नहीं, आप शराब को किस तरीके से यहाँ बिहार के अंदर में आप जो महुआ था, लोकल था, ये जितने चीज़ था, इस सब को आप बंद कर देते। जिस तरीके से शराब बिक रहा था, आप जो बेच रहे थे, आपका बड़ा राजस्व आ रहा था ना, आप बड़ा राजस्व आ रहा था। शराब का किस तरीके से कौन कैसे इस्तेमाल करेगा? अच्छा, आज मान लीजिए कि आज बिहार में ये बंदूक बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? बंदूक तो बिकती है, बंदूक बिकती है, लेकिन बंदूक से किसी का मर्डर भी होता है। तो आप अगर कोई नीति बनाए हुए हैं तो बंदूक का मिसयूज नहीं हो रहा है। उसी तरीके से आप दारू का भी बारे में अगर कोई नीति बना लेंगे तो उसका भी मिसयूज नहीं होगा। ठीक है, बहुत गहरी बात कह गए सूरज जी कि किस तरह से बंदूक भी जब बिक रहा है, जो कि सीधे सीधे हम जानते हैं कि बंदूक हमेशा किसी ना किसी का नुकसान ही करता है। अनय राज जी, क्या कहेंगे आप इसमें कि क्या जनता से अभी भी टैक्स वसूला जाना सही है या फिर और भी कई तरीके थे राजस्व को बढ़ाने के? देखिए, पूर्व के वक्ताओं ने बड़ा स्पष्ट किया है कि सरकार अभी जो नीति अपना रही है वो सारा टैक्स आम जनता पर, आम सिविलियन पर लागू हो रहा है। सरकार को एक ऐसा नीति बैठ के बनाना चाहिए जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको आमंत्रित करके उनका उद्योग लगाकर और उनसे कारोबार कराकर, इससे तो हमारा जो बिहारी मजदूर है जो पलायन का शिकार होकर जो दूसरे प्रदेश में जाता है वो अपने परिवार के साथ रहता और यहाँ उद्योग लगता और उससे आप टैक्स लेते। और जो आपकी गलत नीतियाँ हैं जो दूसरे प्रदेश में जो बिल्कुल उस नीतियों का खुलेआम मतलब उल्लंघन होकर वहां पे व्यापार हो रहा है, वहां पे पर्यटन का विस्तार हो रहा है। हमारे यहां से सारा इंडस्ट्री जिससे टैक्स आता, जिससे आम जनता पर, एक गरीब जो 10,000 का महीना, 30,000 छोड़ दीजिए, जो 10,000 का महीना कमाता है उस पर आप टैक्स लागू कीजिएगा। बाइक तो वही चढ़ता है जो 10,000 का जो EMI भरता है, जो 3,000 देकर बाइक निकालता है, उस पर आप 75 रुपया और 100 रुपया का टैक्स अगर दिन का लाद दीजिएगा, वो 300 रुपया कमाएगा, 100 रुपया उस सरकार को दे देगा। तो आप कौन सा नीति, आप अडानी अंबानी को संरक्षण दे रहे हैं, उसका करोड़ों का रुपया माफ कर रहे हैं, और एक बाइक पर चलने वाले लोगों के मजदूरों को जो 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करता है, जिसको ओवर टाइम नहीं मिलता है, उससे आप 70 रुपया और से 100 रुपया तक डेली टैक्स लीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं जनमानस के आक्रोश को मतलब आक्रोशित कर रहे हैं। अगर वो सड़क पर उतरेगा, बिल्कुल जनमानस को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। हमारी पार्टी भी विरोध कर रही है, हमारी पार्टी, हमारे नेता ने सार्वजनिक रूप से इस गलत नीतियों का विरोध किया है और हमारे नेता ने कहा है कि उद्योग जब यहाँ पे लगेगा फिर टैक्स का विकास यहाँ पर होगा, बिहार का विकास होगा। उद्योग आप खत्म कर रहे हैं और आप टैक्स का मतलब लगातार प्लान लगा रहे हैं, तो आप ये चीजें नहीं चलेगी। आप नीति को सुधार कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो कड़ा विरोध होगा आपका। कंक्लूड करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार से कि जितनी भी बातें उन्होंने सुनी हैं और इसमें जिस तरह के सुझाव आए हैं, क्या कहेंगे? जी, जिस तरह से हमारे राजनीतिक दल के लोग बताए हैं कि किस तरह से इस टैक्स का क्या प्रभाव पड़ेगा, जनता पहले ही से महंगाई की मार झेल रही है, उसमें एक और महंगाई पड़ जाए, इससे जनता तबाह हो जाएगी। तो सरकार को निश्चित रूप से चाहिए कि जो यहाँ के जो नौकरशाह है, नौकरशाह नीतीश जी के समय से ही, मैं तो बार बार कहता हूँ कि नौकरशाह नीतीश जी के समय से ही यहाँ हावी है और वो अराजकता की स्थिति एक तरह से ला दिए हैं, अकूत संपत्ति कमा रहे हैं और सरकार को गलत गलत निर्णय करवाने पर मजबूर कर दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए, जो वास्तव में सरकार चलाने के लिए टैक्स चाहिए, पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसे की ज़रूरत यह स्थिति न बन जाए कि जनता पर इतना अधिक भार दे दीजिए कि जनता
गुस्से में सड़क पर उतर जाए और जनता काफ़ी और तबाही में पड़ जाए। तो इस स्थिति में सरकार को मतलब इस टैक्स, ये ऐसे ही टैक्स नहीं और भी टैक्सों पर जैसे समीक्षा करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से अगर टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत है तो उसके लिए उद्योग धंधे लगवाए, उससे जो आमदनी होगी उससे भी सरकार चलाने का ही हो सकता है। और एक भी चीज़ हम देख रहे हैं कि बार बार सरकार के वोट बैंक के चक्कर में, वोट बैंक का जो चक्कर होता है किसी भी सरकार के, हम किसी एक सरकार की बात नहीं करते, जिसके कारण जो सरकार योजनाएं लाती है, फ्री की योजना, वो फ्री की आदत लगाने के कारण अब जनता को तो अब जितना फ्री दीजिएगा और भी फ्री चाहिए, लेकिन आप फ्री जो दे रहे हैं तो आपकी स्थिति क्या है, आपका खजाना क्या है, उस अनुकूल ही सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए, न कि वोट बैंक के चक्कर में पूरा खजाना खाली कर दीजिए और बाद में भीख की चंदा की कटोरी लेकर के और जनता को तबाही में डाल दीजिए। तो जितनी भी बातें आई इसमें एक बात स्पष्ट है कि जनता को ही ठग के, जनता से ही वोट लेकर के अगर आप जनता से ही उगाही करने का योजना बना रहे हैं तो इस तरह की सरकार को कितना ज़्यादा भरोसा मिल पाएगा जनता का, ये हम आपके ऊपर ही छोड़ रहे हैं कि इस सवाल का जवाब आपकी तरफ से क्या होगा। हालांकि जितने भी यहाँ पर मेहमान हमारे साथ में जुटे उन्होंने तरह तरह के सुझाव दिए, वो चाहे शराबबंदी को ख़त्म करने से लेकर के उद्योग धंधे को लेकर हो या फिर कुछ ऐसे नियम बनाने के जिसमें सरकार को अच्छा खासा राजस्व मिले और आम जनता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो इन बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए जितने भी मेहमान हैं उनको हम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।